Hello students, this is Janvi Balde, Biology faculty from Reliable Institute Kota. Today we are going to talk about how to prepare for CBSE board exams. आज हम पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि क्या सिलेबस साइंस में अपडेट हुआ है और क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए होनी चाहिए. ठीक है, आइए आगे देखते हैं. तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कि जो हमारा पूरा सिलेबस है एनसीईआरटी में जो कंटेंट्स में आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इट इज़ एक्चुअली डिवाइडेड इनटू वेरियस यूनिट्स. ठीक है, ये अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है और हमारे एग्जाम में मार्किंग यानी कि यूनिट वाइज वेटेज दिया हुआ है. ठीक है, तो जब इन्होंने सिलेबस डिलीट किया या सिलेबस अपडेट किया है तो वो यूनिट वाइज किया है. तो हम एक एक यूनिट को वन बाय वन देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और क्या सिलेबस में अभी भी हैं. ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर. आप लोग अगर केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के फॉर्म में इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट में है. ठीक है, आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में मैंने कहीं रेड मार्क नहीं किया है, तो पूरा सिलेबस है आपके एग्जाम में आएगा. अच्छा, एक और बात है इसमें कि आपने हो सकता है स्कूल में सारे टॉपिक्स पढ़े हों बट एग्जाम में ये आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं कि क्या चीज़ एग्जाम में नहीं आ रही है. तो भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर पूरा एग्जाम में आ रहा है, आपको पूरी पढ़ाई करके जानी है. ठीक है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में भी कहीं पे भी रेड मार्क नहीं है, मतलब कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है. ये चैप्टर भी पूरा आपके सिलेबस में है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आप देखिए, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिखा है. रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये सिलेबस में है, यानी कि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे. लेकिन बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड प्रिवेंशन, इनसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. आगे देखते हैं नेक्स्ट इसी यूनिट के बारे में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें दिख रहा है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग, कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलॉगस सीरीज. ये बहुत थोड़ा सा पार्ट जो कार्बन चैप्टर का है वो तो पूछा जा रहा है और बहुत सारा सा इसमें क्या है रिमूव कर दिया है. क्या क्या रिमूव किया है वो देखते हैं. नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रिमूव कर दिया है, फंक्शनल ग्रुप्स रिमूव कर दिए हैं. ठीक है, तो ये सारा कुछ अब एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा. अच्छा है अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं क्योंकि इसका 11th में बहुत इंपॉर्टेंस है, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, बट ये अभी इस बार एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे. जबकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर पूरा का पूरा एग्जाम में है. आगे देखते हैं नेक्स्ट यूनिट्स के बारे में. नेक्स्ट यूनिट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग. इट इज़ फ्रॉम बायोलॉजी, ऑब्वियसली बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी की यूनिट है ये. जितने चैप्टर्स हमारे एनसीईआरटी में कंटेंट्स में मेंशन्ड हैं वो सारे इस यूनिट में आते हैं. ठीक है, बायोलॉजी में पर्टिकुलरली. तो पहला जो चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो बहुत बड़ा चैप्टर है. आपने इसको 4 पार्ट से पढ़ा होगा, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस एग्जाम में है, यानी कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अनदर लेंथी चैप्टर, एक और लेंथी चैप्टर है ये, पर ये एग्जाम में से बिल्कुल हटा दिया गया है. हो सकता है आपने स्कूल में इसको पढ़ा हो पर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ना प्लांट्स के बारे में, ना प्लांट हार्मोन्स के बारे में, ना यहाँ पे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में कुछ पूछा जाएगा. ये पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है. नेक्स्ट चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस को आप रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं. हमें यहाँ पे कहीं भी रेड मार्क्ड नहीं दिख रहा है, तो हमको पता है एनिमल्स, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन इसमें है सिलेबस में. रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स और ये डिजीजेस, ये सारा कुछ, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ये पूरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, ये आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में पूछा जाएगा. ये जो मैंने लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की बेटा, ये आपके एज इट इज सिलेबस में यूनिट वाइज मेंशन्ड है. ठीक है, ये सीबीएसई जो शेयर करता है हमारे साथ सिलेबस, वो सिलेबस है. तो इसको ध्यान से देखिए कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करके जाना है. नेक्स्ट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. अनदर वेरी लार्ज चैप्टर. ये जो बायो के चैप्टर है सारे लंबे चैप्टर्स हैं, कोई छोटा चैप्टर नहीं है. इसमें से हमें दिख रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर का नाम है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन तो रिमूव ही कर दिया. इवोल्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे. तो बोलो क्या बच गया फिर? बच गया जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी. तो मेंडेलियन जेनेटिक्स,
डिसऑर्डर्स वगैरह जो भी मेंडल ने गार्डन पी पे स्टडी किया, वो सारे से क्वेश्चन ये सिलेबस से पूछेगा और आपको प्रिपेयर करके इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट यूनिट के बारे में देखते हैं। अनदर यूनिट इज फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट, फिजिक्स से है ये यूनिट। क्या नाम है यूनिट का? नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में बेसिकली लाइट, रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि लाइट में जो मैंने इनिशियली टॉपिक्स लिखे हैं, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस, images formed by spherical mirrors, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, ये सारा कुछ आपके सिलेबस में एग्जाम में आएगा। मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आपने जो भी पढ़ा है ये सब पूछा जाएगा, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। वो जो डायग्राम्स आपने बनाए हैं कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है वो सारा पूछा जाएगा, तभी इन्होंने ये मेंशन किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड ऑल। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं लेंसेज की, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछे जाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, कॉन्केव कॉन्वेक्स वी नो, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस। ये सब कुछ भी सिलेबस में है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आएंगे। रिमूव क्या हुआ है वो हम देखते हैं। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में कैसे लेंस फंक्शन करता है ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, वो हमारा जो हमने पढ़ा है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वो वगैरह सब नहीं पूछा जाएगा। एंड देयर करेक्शंस भी नहीं, मतलब कॉन्केव कॉन्वेक्स कौन से लेंसेज यूज करेंगे इनको करेक्ट करने के लिए, ये भी नहीं पूछेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर लेंसेज बहुत छोटा टॉपिक है वैसे, बट रिमूव कर दिया है, नहीं पूछेंगे। Refraction of light through a prism, dispersion of light, scattering of light, applications in daily life is in your syllabus। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है। तो फिजिक्स का ये टॉपिक हमने देखा, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत थोड़ा सा पोर्शन रिमूव किया है, तो हालांकि हमारी प्रेपरेशन पे इतना फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं कई बार, मैम सिलेबस तो हमारा कम कर दिया है तो इट्स वेरी गुड, बट ऐसा नहीं है बेटा। ये आपको रीड करना था, पढ़ना था, लर्न करना था जब आपको पढ़ाया गया, सिर्फ एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। द यूनिट फ्रॉम फिजिक्स, फिजिक्स के एक और यूनिट के बारे में बात करते हैं, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट में दो चैप्टर्स हैं, कौन कौन से देखो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें से कुछ भी टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है, आपको दिख रहा है, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या आता है जो आपके सिलेबस में चैप्टर है वही है, कैसे इन्होंने सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, parallel combination of resistors and its applications in daily life, heating effect of electric current and its application in daily life, electric power interrelation between P, V, I and R। ये सारा कुछ आपके सिलेबस में था, आपने पढ़ा भी है और एग्जाम में भी पूछा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बहुत सारा पोर्शन तो है अभी भी सिलेबस में, जैसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में यहाँ पे मेंशन किया है, लेफ्ट हैंड रूल मेंशन किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कहा है, ये सब पूछा जाएगा। रिमूव क्या हुआ है उस पर ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पूछा जाएगा। डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट में से फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इसके बारे में क्वेश्चंस इस चैप्टर में से नहीं पूछे जाएंगे। आगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में देखते हैं। अनदर यूनिट दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यूनिट में दोनों तरह के चैप्टर हैं, फिजिक्स के भी चैप्टर्स हैं और बायोलॉजी के भी हैं। तो आपने स्कूल में इसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, बट ये एक ही यूनिट को बिलोंग करते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं, जबकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिजिक्स का है। यानी कि फिजिक्स का एक चैप्टर इन्होंने यहाँ से उड़ा दिया, रिमूव कर दिया। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जबकि आर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो कि छोटे छोटे दो चैप्टर्स हैं उनमें क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आर एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है, ओजोन डिप्लीशन के बारे में, वेस्ट प्रोडक्शन, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में हमने पढ़ा है। जबकि मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में याद करो हमने पढ़ा है फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स, देखो कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम, एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, स्टेक होल्डर्स वाला पढ़ा है ना हमने।
तो वो सारे पे पूरा चैप्टर सिलेबस में है और पूरे चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेबस अपडेशन, मतलब सिलेबस में क्या क्या अपडेट हुआ है, कौन से चैप्टर सिर्फ इस साल के लिए एग्जाम से रिमूव किए गए हैं, उसके बारे में हमने देखा. आगे हम बात करेंगे अबाउट द पेपर पैटर्न, कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या बातें ध्यान में रखनी है. ठीक है. सो द मार्किंग स्कीम. अब सोचो जरा, तुम्हें कोई मैच खेलने जाना है तो उसके लिए प्रिपेयर होके तो जाओगे, तो उसी तरह एग्जाम देने जा रहे हो तो पेपर पैटर्न तो पता करके जाओगे कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे आपका पेपर आएगा. द क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेज ऑफ 4 सेक्शंस. 4 सेक्शंस होंगे, A, B, C, D. देयर आर 36 क्वेश्चंस इन ऑल. 36 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चन सारे कंपलसरी होंगे. अगर इंटरनल चॉइसेस यानी कि और ये ऑप्शन दिया होगा तो वहां मेंशन होगा क्लियरली और आपको दोनों में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा. तो देखते हैं सेक्शन ए में क्या पूछेंगे. सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क ईच होंगे, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन. अगर आपने 1 मार्क के हिसाब से आंसर दिया है तो आपको 1 मार्क दे दिया जाएगा. MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 4 ऑप्शन, एक आंसर करेक्ट. आपको वो आंसर लिख के आना है अपने आंसर शीट में, तो यू विल इफ यू हैव रिटन करेक्ट आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. वेरी शॉर्ट आंसर 2 तरह के होते हैं, या तो 1 वर्ड होते हैं या 1 लाइनर होते हैं. 1 वर्ड यानी कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा गया उसका 1 वर्ड में आंसर था. विच स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया. सो द आंसर इज विलाय. तो आपने विलाय लिख दिया, वेरी शॉर्ट आंसर 1 वर्ड, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे. वेरी शॉर्ट आंसर 1 लाइनर, व्हाट आर विलाय, विलाय क्या होते हैं, डेफिनेशन पूछी है. ठीक है, तो वहां पे भी आपको 1 लाइन में उसका आंसर देना है. ठीक है. असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, दिस इज समथिंग डिफरेंट. ये कुछ अलग है, हो सकता है हमने इस तरह के क्वेश्चंस कभी अटेम्प्ट नहीं किए हों. आगे हम जो CBSE इशूड सैम्पल पेपर देखेंगे उसमें इसको हम क्लियरली देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं. थोड़ा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. असर्शन रीजन का मतलब है एक स्टेटमेंट लिखा होगा पहला और नीचे दूसरा स्टेटमेंट लिखा होगा. पहले स्टेटमेंट के सामने असर्शन लिखा होगा, दूसरे स्टेटमेंट के सामने रीजन लिखा होगा. आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. पहला ऑप्शन, दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. दूसरा, दोनों ट्रू है लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स. ठीक है, इस तरह से आपको दिया जाएगा. आगे हम देखेंगे इसको. सेक्शन बी की हम बात करते हैं तो सेक्शन बी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कैरिंग 2 मार्क्स. दोनों शॉर्ट आंसर है, सेक्शन सी वाले भी और सेक्शन बी वाले भी, बट सेक्शन बी वाले 2 मार्क्स के हैं, मतलब छोटे आंसर्स होंगे थोड़े. सेक्शन सी वाले 3 मार्क के हैं, मतलब थोड़े बड़े आंसर्स होंगे, बड़े क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. सेक्शन डी की जहाँ बात करते हैं वहाँ पे 3 क्वेश्चंस होंगे. जनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से तीनों के एक क्वेश्चन होते हैं. यूनिट वाइज देखें तो यूनिट्स के एक क्वेश्चन होते हैं और वो 5 मार्क ईच का होता है. तो यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान में रखना होगा कि आपको वर्ड लिमिट, आपको अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, तो एटलीस्ट 1 पेज का आप आंसर लिखें, जो आंसर है वो प्रॉपरली डिवाइडेड हो. सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, या तो यानी कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है जस्टिफाई, आप इसके बारे में समझाओ. दैट लाइक ये सरफेस एरिया का एग्जाम्पल दे लेते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेल प्रिपेयर्ड और वेल अडेप्टेड फॉर अब्जॉर्प्शन. सपोज ये बात लिख दी और बोला जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. सो दिस इज ऐसे टाइप क्वेश्चन. तो आपको इसमें पूरा एक्सप्लेनेटरी लिखना है. या फिर इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में इंटरनल पॉइंट्स होते हैं, इंटरनल क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 3 तीनों के आंसर देने हैं. तो अपने आप आपका आंसर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है और 5 मार्क देने के लिए काफ़ी होता है. ऐसा ही कभी कभी 3 मार्क के क्वेश्चन में भी होता है. 2 ऑप्शंस दे दिए, 2 पार्ट्स दे दिए उसके, आपको वो सॉल्व करने हैं. ठीक है. सो दिस वाज अ बेसिक मार्किंग स्कीम फॉर एग्जामिनेशन. आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सैम्पल पेपर. तो जो हमें अभी दिखाई दे रहा है इट इज़ अ सैम्पल पेपर इशूड बाय CBSE इटसेल्फ. CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया है. हर साल बोर्ड एग्जाम के पहले ये सैम्पल पेपर इशू किया जाता है, जिसके बेसिस पे बच्चे थोड़ा आइडिया लगा पाते हैं कि पेपर का लेवल कैसा होगा, पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या मार्किंग स्कीम होगी. ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जो CBSE ने हमें बताया है. तो सेक्शन ए, जैसे कि हमने देखा, सेक्शन ए में 21 मार्क क्वेश्चंस होंगे. तो देखते हैं कैसा है ये.
क्वेश्चन 1, लिस्ट any two observations when ferrous sulfate is heated in a dry test tube. तो अब यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर को, हम सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, एनी टू ऑब्जर्वेशंस पूछी, तो मैं इसको शायद प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कह सकती हूँ कि आपने अपने सिलेबस में प्रैक्टिकली जो पढ़ा है केमिस्ट्री में उस तरह का क्वेश्चन है ये. और दूसरा ऑप्शन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल. ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल टाइप, प्रैक्टिकल अप्रोच वाला, कि बच्चे ये बात समझ पाते हैं कि नहीं कि जो उन्होंने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कैसा है. ठीक है. अब जब भी हम और वाले क्वेश्चन करते हैं बेटा, जनरली बच्चे क्या करते हैं, सीधे आंसर 1 लिख के आंसर लिखना चालू कर देते हैं. रादर आई विल सजेस्ट कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल मार्किंग नहीं, इंटरनल पॉइंट्स नहीं दिया ना उसने, ऐसा नहीं लिखा 1 का 1, 1 का 2, ऐसा नहीं लिखा, सिर्फ 1 लिख के छोड़ दिया. तो जब आप आंसर लिखेंगे, मैं उसको किस क्वेश्चन का आंसर समझूं, ऊपर वाले का या नीचे वाले का. तो आपको क्या करना चाहिए, आंसर 1 लिस्ट डैश 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 ट्यूब, मतलब मैं फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ. ठीक है. सेकंड अगर मुझे अटेम्प्ट करना है तो आइडेंटिफाई डैश 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 मेटल. तो पता चल गया कि भाई किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, आपने ये मेंशन कर दिया शॉर्ट में. अब आप आंसर लिखो. समझ में आ रही है बात. हमेशा याद रखिए, जब भी और वाला क्वेश्चन है, आपको कभी भी दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं. ठीक है. जनरली ऐसे केसेस में या तो क्वेश्चन चेक नहीं किया जाता, या फिर जो पहला वाला क्वेश्चन है उसके बेसिस पे मार्किंग दे दी जाती है. तो अगर आपका पहला रॉन्ग है, दूसरा करेक्ट भी है, तो भी आपकी मार्किंग गलत हो जाएगी, मतलब आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो हमको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट कॉपी करना है, ताकि पता चले कौन सा क्वेश्चन यू आर अटेम्प्टिंग. तो पहला क्वेश्चन सीबीएसई ने जो इशू किया है वो केमिस्ट्री से है, और ये एक प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. डायरेक्ट क्वेश्चन, केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों बातें पूछी हैं. अब बच्चे ने क्या किया, आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ा और सिर्फ केमिकल नेम लिख के छोड़ दिया. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें और अंडरलाइन करते चलें. तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, तो मैंने केमिकल नेम को अंडरलाइन किया, केमिकल फॉर्मूला को अंडरलाइन किया. आप चाहें तो इसको 2 पॉइंट्स में आंसर कर सकते हैं. केमिकल नेम इज डैश लगा के जो भी आंसर है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, केमिकल फॉर्मूला इज डैश लगा के जो भी आंसर है उसको अंडरलाइन कर दीजिए. तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इसमें 2 बातें पूछी गई हैं. 0.5 फॉर ईच थिंग. केमिकल नेम के लिए 0.5 मिलेगा, केमिकल फॉर्मूला के लिए 0.5 मिलेगा. एक ही मेंशन करोगे तो आधे ही मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following is not observed in homologous series? इनमें से क्या homologous series में नहीं होता? तो पहले तो आपको MCQ सॉल्व करना है. ये MCQ क्वेश्चन हो गया ना, इनमें से क्या नहीं होता. तो जो आंसर है, गिव रीजन फॉर योर चॉइस. आपने जो भी चूज किया है उसके लिए रीजन देना है. अनदर क्वेश्चन विद 1 मार्क एंड 2 क्वेश्चंस इन ऑल. 2 बातें पूछी है उसने. एक तो आपको बताना है कि क्या नहीं है, दूसरा उसका रीजन भी देना है. तो रीजन के आधे नंबर मिलेंगे, और जो नहीं है, जो आपने एमसीक्यू आंसर किया, उसके आधे नंबर मिलेंगे. व्हाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून? अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि सन अपीयर क्यों होता है वाइट कलर का एट नून. 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 लाइन्स में आंसर करेंगे आप, इनफ होगा. बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15. What type of mirror and lens are these? नेगेटिव फोकल लेंथ वाले लेंस और मिरर हैं, बताइए कौन से हैं. मतलब व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस, यानी वो पूछ रहा है कॉनकेव हैं कि कॉन्वेक्स हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन, वापस से 2 बातें पूछिए 1 मार्क में. तो प्लीज आप कंप्लीट आंसर लिखिए, तभी आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, रीड कर लेते हैं एक बार. The image formed by a concave mirror is observed to be real, inverted and larger than the object. Where is the object placed? ठीक है, इसमें भी ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है इन्होंने, फिजिक्स का क्वेश्चन है. नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन. तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं. आपको इसका आंसर 1 मार्क के हिसाब से देना है, 2 लाइन्स में. अगर 2 बातें पूछी हैं तो कंप्लीट आंसर देना है. नेक्स्ट इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम शो किया हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है.
In the arrangement shown in figure, there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially, the key is not inserted in the circuit. Later, the key is inserted and then removed shortly. की हमको पता है, जब हम ऑन करते हैं तो की इंसर्टेड है मतलब ऑन है, की नहीं इंसर्टेड है मतलब ऑफ है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है. What are the two observations that can be noted from the galvanometer reading? galvanometer की रीडिंग बतानी है आपको डायग्राम्स को देख के. ठीक है. Draw magnetic field lines around a straight current carrying conductor. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में. अब देखो 1 मार्क में उसने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया, हालांकि डायग्राम इतना बड़ा इतना डिफिकल्ट है नहीं, बट फिर भी 1 मार्क में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है. वापस फिजिक्स का क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है. 10th क्वेश्चन हम देखते हैं. वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वॉल्व्स, जस्टिफाई. वेन की थिन वॉल्स होती हैं और वॉल्व्स होते हैं, ये जस्टिफाई करना है. अब आपको दोनों बातें बतानी है इसमें, आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि थिन वॉल्स हैं, आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि उसमें वॉल्व्स हैं. ठीक है, तो आपको 1 मार्क में दोनों बातें कहनी है, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स में ही आंसर आएगा. थिन वॉल्स होने के पीछे रीजन है कि प्रेशर क्या है, बहुत कम है. वॉल्व्स होने के पीछे रीजन है कि बैकफ्लो को प्रिवेंट किया जाता है ना, क्योंकि नीचे से ऊपर ब्लड फ्लो होता है, तो बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए क्या है, उसमें वॉल्व्स प्रेजेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11. हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ये क्वेश्चन मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे वो अडेप्टेड है, 1 मार्क में पूछा है. तो हमको पता है कैसे अडेप्टेड है. सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए देयर आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट. ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज विलाई, राइट. अब एक क्वेश्चन ये हो गया. दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है, अब यहाँ पे याद रखना है आपको, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट कॉपी करना है. हाउ डैश 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 फूड, और फिर आंसर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को ये क्लियर हो कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है. वैसे इन क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर लिखते हैं जल्दी में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आपको बताऊंगी किन क्वेश्चंस में स्पेशली आपको ध्यान रखना है. इन क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली आंसर लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर तरीका लिखने का क्या है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट कॉपी करें. Out of a goat and a tiger, which one will have a longer small intestine? Justify your answer. इनमें से किस में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, जिसको डाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता होगा, यानी कि हर्बीवोर यानी कि गोट. तो आपको इसमें डायरेक्टली आंसर देना है, 2 लाइन में आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन 12 लास्ट यूनिट से है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और आर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर जो है वहां से है. Explain how ozone, being a deadly poison, can still perform an essential function for the environment. So simply थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट करके वो पूछ क्या रहा है, importance of ozone layer. Give reason why a food chain cannot have more than 4 trophic levels. क्यों 4 trophic level से ज्यादा नहीं हो सकता. 10% law of energy flow, दोनों में से एक आंसर करना है आपको. State the role of pancreas in digestion of food. पैनक्रियास का क्या रोल है, हमको पता है. पैनक्रियास बहुत सारा एंजाइम्स रिलीज करता है ना, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज करता है. कौन से एंजाइम्स हैं उनके नाम लिखिए, आप ये लिखेंगे पैनक्रियाटिक जूस कंटेन वेरियस एंजाइम, डैश लगा के एंजाइम्स के नेम विच हेल्प इन डाइजेशन. ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. सो क्वेश्चन 14 इज द मोस्ट अवेटेड वन. ये सबसे इंपॉर्टेंटली मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन हैं. एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा है. For question number 14, 15, 16, 2 statements are given, one labeled assertion that is A and other labeled reason that is R. Select the correct answer to these questions from the codes A, B, C, D as given below. मतलब ये एक तरह के MCQ questions हैं जिनके ऑप्शन पहले ही दिए हुए हैं. अगर A और R यानी assertion और reason दोनों ट्रू हैं तो आपको पहले 2 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है वेदर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन और नॉट. या तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. दोनों ट्रू है तो दोनों में से एक बात आपको करनी है, ए या बी में से आंसर आएगा. या फिर एक ट्रू एक फॉल्स है, ए ट्रू है आर फॉल्स है तो सी ऑप्शन, ए फॉल्स है आर ट्रू है तो डी ऑप्शन. तो आपको यहाँ बार बार ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, बट आपको इनमें से ही आंसर करना है. ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन 14 जो है वो केमिस्ट्री का है.
क्वेश्चन 15 जो है वो बायो का है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं हम, कोई भी एक हमको समझना है। फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडीज। ये एक बात है, एक स्टेटमेंट है कि फूड चेन जो है वहाँ से केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब बताओ ये बात ट्रू है कि नहीं? ट्रू है भाई। आप जिन प्लांट्स को ले रहे हैं, अगर वो प्लांट्स में केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो वो आपकी बॉडी में भी तो जा ही रहे हैं, तो फूड चेन की वजह से हो रहा है ये काम। हाँ, तो असर्शन इज ट्रू, यानी कि या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, डी तो नहीं है क्योंकि असर्शन ट्रू है। अब रीजन पढ़ते हैं। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। जो लेंथ है और कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की, वो बहुत डिफरेंट होती है अलग अलग इकोसिस्टम्स में। तो ये जो बात है ये ट्रू तो है, बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है 15th असर्शन का? नहीं है। यानी कि A and R are true, but R is not a correct explanation of assertion. आंसर क्या हो जाएगा मेरा? B। लेकिन मैं इसको लिखूंगी कैसे? सवाल ये उठता है, ऑप्शन है इसमें तो 15th का 1 2 भी नहीं है, 15th के 2 ऑप्शन दे दिए, और 15 के पहले वाले ऑप्शन मतलब पहले वाले क्वेश्चन का भी आंसर ABCD हो सकता है, दूसरे वाले का भी ABCD हो सकता है। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते 15 का A, 15 का B, 15 का C, या ये भी लिख सकते 15 B, बोथ A and R are true but R is not a correct explanation of the assertion। ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो एग्जामिनर परेशान हो जाएगा कि आपने इसका आंसर दिया है या ऊपर वाले का आंसर दिया है। तो यहाँ प्लीज 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 ध्यान में रखें कि आप असर्शन रीजन को शॉर्ट फॉर्म में लिखें जरूर, है ना। बी वाला देखते हैं, मतलब जो सेकंड वाला है वो देखते हैं। assertion greater number of individuals are present in lower trophic levels। lower trophic levels में नंबर ज्यादा होता है। रीजन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी एक सिंगल डायरेक्शन में होता है, उल्टा कभी भी एनर्जी फ्लो नहीं होती फूड चेन में। दोनों बातें सही हैं, आंसर इसका भी क्या है? बी। तो आपको जब भी अटेम्प्ट करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि आप असर्शन लिखो फूड डैश 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 बॉडीज, रीजन द डैश 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 ग्रेटली, और फिर अपना आंसर लिखो बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सेम हमारे 16th क्वेश्चन के लिए भी होगा। आगे देखते हैं 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 17 में लिखा है इट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस इन ऑल, 1 to 5 क्वेश्चंस हैं और उनमें से एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। क्या लिखा है वो रीड कर लेती हूँ। 17 to 20 questions contain 5 subparts each. You are expected to answer any 4 subparts in these questions. Read the following and answer any 4 questions 17:1 to 17:5. अब उसने जब कह दिया है कि आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं तो बेटा 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप 5 अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जितना पूछा है उतना ही अटेम्प्ट करना है और करेक्टली अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 17 के 1 का आंसर करना चाहते हैं तो वहाँ लिखिए 17:1 द आंसर वॉट एवर इट इज़ ABCD। अगर आपको 17 का 2 अटेम्प्ट करा है तो 17 का 2 ABCD, और ये भी मेंशन करो जैसे क्वेश्चन है। पहले तो पैराग्राफ रीड करते हैं अपन। All living cells require energy for various activities। सही बात है। This energy is available by the breakdown of simple carbohydrates either using oxygen or without using oxygen। यानी कि it is telling us about the types of respiration, aerobic और anaerobic। एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता रहा है और बोल रहा है कि इसके बेसिस पे, इस छोटे से पैराग्राफ के बेसिस पे आप आंसर करिए। एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज ऑब्टेन्ड बाय। कैसे ऑब्टेन्ड किया जाता है? बाय ब्रीदिंग, बाय टिश्यू रेस्पिरेशन, बाय ऑर्गन रेस्पिरेशन, बाय डाइजेशन ऑफ फूड। बताइए कौन सा इसमें से आएगा? तो हमको पता है ए। ठीक है, कैसे होगा? ब्रीदिंग की वजह से होगा, तो हम आंसर लिख देंगे 17:1 का ए बाय ब्रीदिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेम उसी पैराग्राफ के बेसिस पे हैं ये सारे क्वेश्चंस। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द ब्लड लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज अ पीक एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे एक पीक दिखाई दे रही है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है? टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ कैसे लैक्टिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है वो हमको दिख रहा है।
Respiration in athletes. The blood of an athlete was tested before, during and after a 400-meter race. Lactic acid production has occurred in the athlete while running in the 400-meter race. Which of the following processes explains this event? अब बच्चे क्या करते हैं, पहले तो ग्राफ देख के वैसे ही घबरा जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन है. देखो कितनी आसान बात पूछी है उसने पूछा है इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन्स दिस इवेंट. क्या कौन सा प्रोसेस एक्सप्लेन करता है? ये सब कुछ तुम्हें अगर इतना सा पता है कि लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन में बनता है तो कहानी खत्म है, आपको क्वेश्चन ऑलरेडी आता है. तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, ब्रीदिंग. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. वापस एक और ग्राफ है. स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम व्हाइल एन एथलीट इज रनिंग एट फुल स्पीड. ठीक है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट्स एंड जस्टिफाई प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल. हमको बताना है इसके हिसाब से टेबल में प्लॉट ए प्लॉट बी जस्टिफिकेशन दिया हुआ है. बैक करते हैं एक बार और वापस से क्वेश्चन देखते हैं. ग्राफ को देखना है हमें और जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना है. ये जस्टिफिकेशन में हमको प्लॉट ए प्लॉट बी और प्लॉट जो जस्टिफिकेशन है वो बताना है. ये ऑलरेडी इसमें फिल है. हमको देखना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, करेक्ट बताना है. ठीक है, तो देखिए करेक्ट कौन सा है. एरोबिक रेस्पिरेशन, प्लॉट बी एनारोबिक रेस्पिरेशन. देखें प्लॉट ए में क्या हो रहा है, देखो एनर्जी सप्लाइड बढ़ती जा रही है और फिर कांस्टेंट हो गई. प्लॉट बी में देखो क्या हो रहा है, एनर्जी सप्लाइड एकदम बहुत ज्यादा है फिर एकदम क्या हो गई, कम होती गई. तो हमको देखना है कि प्लॉट ए प्लॉट बी में से कौन सा इसमें करेक्ट है. देखो एरोबिक रेस्पिरेशन है प्लॉट ए, कौन सा होगा? प्लॉट ए जो है वो एरोबिक होगा, हाँ, और प्लॉट बी क्या होगा? एनारोबिक होगा. तो पहले तो ये ढूंढ लो प्लॉट ए एरोबिक प्लॉट बी एनारोबिक, यानी कि 1 2 में से करेक्ट है. अब जस्टिफिकेशन में देखते हैं. अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो एंड इनकंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड हाई इन एनारोबिक. रॉन्ग. अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक. करेक्ट. तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? बी वाला. ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, तो 1 तो नहीं है. रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड. 2 3 4 करेक्ट है मेरे हिसाब से. तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी. अब ये सारे 17 क्वेश्चन में जो हमको क्वेश्चंस दिए हैं ये 1 मार्क ईच है. आपको 5 में से 4 ही अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. सिमिलर क्वेश्चंस हमारे, अच्छा एक क्वेश्चन बाकी है. स्टडी द टेबल बिलो एंड सिलेक्ट द रो दैट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन. इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बतानी है. एरोबिक की लोकेशन जो है एरोबिक की क्या है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया. सही है क्या? एरोबिक की लोकेशन क्या होती है? उल्टी होनी चाहिए. एनारोबिक जो है वो साइटोप्लाज्म में और एरोबिक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में. एंड प्रोडक्ट एरोबिक के CO2 वाटर, एनारोबिक की इथेनॉल CO2. सही लग रहा है. ATP जो हाई है यहाँ पे और यहाँ पे लो है. ऑक्सीजन जो है, अच्छा इनकम्प्लीट है. एंड प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन जो है वो नीडेड है और नॉट नीडेड है. हमको पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए. बी सी डी आर करेक्ट, राइट. सेम क्वेश्चंस हमारे 18th क्वेश्चन में और 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन में भी दिए गए हैं, जहाँ पे पैराग्राफ मेंशन्ड है. ठीक है, जिसके बेसिस पे ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं. तो जो 18th क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से है. हमको दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स दे रखे हैं. इन 5 पार्ट्स को आपको सॉल्व करना है. अच्छा यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे कि आंसर 18 5 और ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो लिख के और अपना करेक्ट ऑप्शन मेंशन करेंगे. 19th जो है वो फिजिक्स से है, दिख रहा है हमको. और 20th क्वेश्चन भी हमको दिख रहा है फिजिक्स से. जैसे असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन फिजिक्स का नहीं था, 2 बायो के क्वेश्चंस थे और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन था. तो 20th क्वेश्चन से हमको पता है, 20th क्वेश्चन तक हमको पता है कि MCQs चल रहे हैं. आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में.
अब सेक्शन बी में हमको पता है 2 मार्क के क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन जल्दी 2-3 लाइंस में आपको आंसर करने होते हैं। एक दो क्वेश्चन समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन में क्या है देखो, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, ये हर साल या हर ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछा ही जाता है। तो पूछा है कि बाइल जूस में क्या काम की बात है, तो बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स और अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हेल्पफुल है। अगर आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो मेंशन करके आंसर लिख दीजिएगा। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजंस। बर्ड्स और मैमल्स में ही क्या स्पेशल बात है ऐसे, बोथ आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सो बीइंग वार्म ब्लडेड उनके लिए क्या जरूरी है कि उनका दोनों साइड ऑफ हार्ट सेपरेटेड हो, बिकॉज इट विल बी देयर फॉर प्रोवाइडिंग मोर एफिशिएंसी, है ना। टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसके लिए ब्लड सेपरेटेड रहना ज़रूरी है, जिससे एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बायो से ही पूछा गया है। स्टेट द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले ये आंसर करो पहले एक बार। दूसरा क्वेश्चन, इज इट एसेंशियल दैट दीज स्टेप्स टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली। दो क्वेश्चन पूछे हैं, दोनों के आंसर 2 पॉइंट्स में आपको करने हैं। Give the test that can be used to confirm the presence of carbon in compound with valency of 4. How is carbon able to attain noble gas configuration in its compounds? वापस 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं और 1-1 मार्क ईच हो जाएगा। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि जल्दीबाजी में पढ़ने में हम कोई एक क्वेश्चन स्किप कर जाए। The number of carbon compounds is more than those formed in all other elements put together. Justify the statement. वही ऐसे टाइप पैराग्राफ टाइप लिखना है आपको इस पे, पर कोशिश कीजिए कि आप इसको पॉइंट्स में मेंशन करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अनदर क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 24, जो कि केमिस्ट्री से एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। मैं टेबल आपको रीड करके इतना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन किस तरह का आया है वो हमें समझना जरूरी है। बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशन, ऊपर की ऑब्जर्वेशन जो हमको दे रखी है, ये ऑब्जर्वेशंस मिली हैं उनको ऑलरेडी, उसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस का आंसर करना है। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये जो सैंपल मिले हैं ना PQRS, इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में कैसे जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स, ये जो Q वाला केमिकल है, इट रिएक्ट्स विद CuSO4 सॉल्यूशन। तो 2 क्वेश्चन 2 मार्क, यानी कि 1-1 मार्क ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिज्म दे रखा है और एक रिफ्रैक्शन शो किया है प्रिज्म से। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द अबव फिनोमेना इन लैब एज व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। Among many other colors, he observed the position of 2 colors, red and violet. बहुत सारे colors और भी दिख रहे थे, उसे red and violet को observe किया। What is the phenomena called? इस phenomena को कहते क्या है? What is the reason for the violet light to bend more than the red light? अब ये बात समझो कि 2 मार्क के क्वेश्चन में वो 2 बातें पूछ रहा है, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने 1 मार्क के क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे जहाँ पे छोटी डिटेल्स, मतलब 1 मार्क में भी 2-2 क्वेश्चन पूछे गए, तो 0.5 मार्क के इनकम्प्लीट आप छोड़ेंगे इन क्वेश्चंस को तो ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आप लूज करेंगे। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे मार्क्स गेन करने के चांसेस आपके कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन फॉर फिजिक्स से क्वेश्चन, यहाँ पे इन्होंने एक सर्किट शो किया हुआ है। अ स्टूडेंट हैज़ 2 रेजिस्टर्स, जो भी दे रखा है, शी हैज़ to put one of them in place, R2, and shown in circuit the current that she needs in the entire circuit is exactly 9 ampere. Show by calculation। मतलब एक प्रॉब्लम है, ये एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको सॉल्व करके इसको बताना है विच ऑफ 2 रेजिस्टर्स शी शुड यूज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो इन ऑल हमको 2 मार्क के क्वेश्चंस देख के ये समझ में आया कि छोटी छोटी डिटेल्स पूछी गई हैं जिसके बेसिस पे आपको आंसर करना है, और अगर आप ये डिटेल्स जहां भी कहीं भी मिस करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा, आप मार्क्स लूज करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन। सो सेक्शन सी दैट इज 3 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम नाउ। अब हम 3 मार्क क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 मार्क क्वेश्चन से डेफिनेटली ये लेंदी होंगे, ज़्यादा लेंदी होंगे। पहला एक क्वेश्चन बायोलॉजी पे है, दैट इज मेंडेलियन जेनेटिक्स पे है। After self-pollination in pea plants with round yellow seeds, following types of seeds were obtained by Mendel. Mendel ने ये seeds obtain किए, round yellow 630 थे, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया है, तभी 2-2 इन्होंने कैरेक्टर्स मेंशन किए हैं।
216 राउंड ग्रीन थे, रिंकल्ड येलो 202 थे एंड 64 रिंकल्ड ग्रीन थे, यानी कि प्योरली रेसेसिव। ठीक है, एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन्स दिस रिजल्ट। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमारा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। आपको ध्यान में रखना है कि आप यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड सोल्यूशन दें ताकि 3 मार्क लायक तो आपका आंसर लगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इन ह्यूमंस देयर इज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ अ बेबी बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी born. Justify the statement on the basis of mechanism of sex determination in human beings. मुझे अगर बोला जाए ऑप्शन क्वेश्चन कोई सा करना है इन दोनों में से, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वाला करूंगी, क्योंकि मेरे पास इसमें लिखने को बहुत कुछ है। इसमें डायग्रामेटिक शो कर सकती हूँ, बॉय गर्ल बना के मैं ये बता सकती हूँ कि कैसे चांसेस बराबर हैं, 50% है बॉय गर्ल होने के, कौन से क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो ये सब एक्सप्लेन कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन में। इसलिए बेटर चॉइस जो होगी 27th में वो ऑप्शन 2 की होगी, मतलब ये वाले क्वेश्चन की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज का क्वेश्चन है। प्लास्टिक कप्स वर यूज्ड टू सर्व टी इन ट्रेन्स इन अर्ली डेज, दीज कुड बी रिटर्न टू द वेंडर्स, क्लीन्ड एंड रीयूज्ड। लेटर कुल्लर्स वर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक कप्स। बाद में कुल्लर जो मिट्टी के बने कप थे वो यूज करने लग गए। नाउ पेपर कप्स आर यूज फॉर सर्विंग टी, आजकल पेपर कप्स यूज करते हैं। What are the reason for the shift of plastic to cooler and then finally to paper cups? क्या रीज़न है हमको सिंपली पता है कि जो प्लास्टिक कप्स थे वो पोल्यूटिंग थे, कुल्लर जो थे वो कम पोल्यूटिंग थे, इसलिए उनको यूज़ किया गया। लेकिन कुल्लर को बनाने में बहुत मेहनत लगती थी और टॉप सॉइल का यूज़ होता था, मतलब सॉइल जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, तो वो भी क्या है सॉइल इरोजन का रीज़न हो सकता है, इसलिए वो भी बंद कर दिया और फाइनली पेपर कप पे आ गए। पेपर कप ईजिली बनते हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं और उनको बनाने के लिए कोई ऐसा नेचुरल रिसोर्स इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप 3 पॉइंट्स में मिनिमम या 4 पॉइंट्स में मिनिमम मेंशन कर सकते हैं एक्सप्लेनेटरी लिख के, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ, वेयर एंड हाउ, वेयर का आंसर दोगे पहले 1 पॉइंट में, फिर हाउ का आंसर 3-4 पॉइंट्स में दोगे, तो अपने आप अपना आंसर जो है 3 मार्क के हिसाब से हो जाएगा। 30th क्वेश्चन 2 ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, 2 ऑप्शन ही 2 पार्ट्स हैं इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक वेयर एज डिकम्पोजिशन ऑल्सो अकर्स। ये एक्चुअली केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इलेक्ट्रोलाइसिस। MCQ दे दिया उसने, तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि इनमें से एंडोथर्मिक कौन सी है और डिकम्पोजिशन कौन सी है, चूज करना पड़ेगा। द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दिस एंड दिस, द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर सो एंड सो, ऐसे आपको मेंशन करना पड़ेगा। बी ऑप्शन, सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन ओपन टर्न्स ग्रे, इलस्ट्रेट दिस विद ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है सिंपली इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं 31st क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में उन्होंने पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट दिया है जहाँ पे ABCDE नाम के एलिमेंट्स को मेंशन किया है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द फॉलोइंग टेबल शोज पोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ABCDE इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, राइट। आंसर द फॉलोइंग गिविंग रीजंस। आपको इसके आंसर्स देने हैं इन 3 क्वेश्चंस के और रीजन भी देना है साथ साथ। ठीक है, जैसे विच एलिमेंट इज मेटल विद वैलेंसी 2, तो आप आंसर तो देंगे इसे कि कौन सा एलिमेंट है, आप उसका रीजन भी देंगे, राइट। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ करके बताना है। Why do ionic compounds not conduct electricity in solid state but conduct electricity in molten state? रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रीजन देना है, वाई क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन 33, refractive index of water with respect to air is this, that is if diamond is this, in which medium does the light move faster, water or diamond। आपको आंसर करना है इसका, डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे आंसर 33(1) जो भी आंसर है, वाटर और डायमंड। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सो टॉकिंग अबाउट अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन डी। 5 मार्क के क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। कई बच्चों की आदत होती है कि वो पीछे से पेपर का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू से ही करें।
ठीक है, क्योंकि होता क्या है, वो पेपर सॉल्व करते करते इतना टाइम इन क्वेश्चंस में लगा देते हैं कि ऊपर के क्वेश्चंस जो जल्दी सॉल्व करने पे आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्वेश्चन 34, 35, 36 तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें 34th क्वेश्चन ऑप्शनल है ना। 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको एक अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन हमको केमिस्ट्री दिखाई दे रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लग रहा है मुझे, पीएच के बारे में लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन डेफिनेटली। ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर एंड गैमीट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। अब दिखने को तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बट आपको आंसर इसको अच्छे से करना है। उसने फ्लावर लिख दिया ना, 5 मार्क का क्वेश्चन दिया है और फ्लावर लिख दिया है, मतलब फ्लावर ड्रॉ करके आना है 100% हमें। अगर आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में तो एक डायग्राम दे रखा है फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन का, वो डायग्राम आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। आपको बताना है गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे पॉलिन्स बनते हैं और कैसे और कहाँ हमारे ओव्यूल्स बनते हैं फ्लावर में, वो आपको एक्सप्लेन करना है और पूरा फ्रूट फॉर्मेशन तक आपको उसको समझाना है। फ्लावर के स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक सर्किट दिया है, इसे हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। एक सर्किट दिया है और सर्किट के बेसिस पे उसने क्वेश्चंस पूछे हैं जो हमें आंसर करने। 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए उसने 4 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो अब कैसे इंटरनल मार्किंग वो डिवाइड करेंगी हमें पता नहीं चलता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो हमें सारे क्वेश्चंस ही करेक्टली अटेम्प्ट करके आने हैं। सोच के करना है कि कौन सा क्वेश्चन बड़ा है तो कैसे किस क्वेश्चन के ज़्यादा मार्क्स होंगे। ठीक है, सो दिस वॉज इट अबाउट सेक्शन डी। So students, let's discuss about what things you should always keep in mind while attempting the paper. ठीक है, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को जनरली प्रॉब्लम क्या आती है एग्जाम में, वो ये कि वो उनकी तरफ से तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए, सब कुछ मेंशन किया है, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो दे आर वेरी सरप्राइज्ड कि मार्क्स मेरे उतने क्यों नहीं आए जितना मैंने पेपर लिखा था। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है या आपके साथ पार्शलिटी हो रही है कि आपको मार्क्स नहीं दिए जा रहे। देयर इज डेफिनेटली समथिंग विच यू आर मिसिंग ऑन, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिले। तो हमको सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि हमारी जो कॉपी चेकिंग है वो होती कैसे है। कुछ टीचर्स को चूज़ किया जाता है जो फाइनली सीबीएसई बोर्ड की कॉपीज चेक करेंगे, ठीक है, और इनको एक आंसर की प्रोवाइड की जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो अपनी नॉलेज के बेसिस पे आपका पेपर चेक करने वाले हैं। ठीक है, होता क्या है, उनको एक आंसर की प्रोवाइड की जाती है, जिस आंसर की के बेसिस पे वो आपकी कॉपीज को चेक करते हैं। तो उस आंसर की से अगर आपके आंसर्स मैच करते हैं या थोड़ा बहुत लैंग्वेज डिफरेंस होता है तो भी चलता है, बट अगर वो आंसर्स मैच करते हैं, कंप्लीटली आपने मेंशन किया होता है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है फ्रॉम द आंसर की प्रोवाइडेड, डेफिनेटली यू विल सफ़र, आपके मार्क्स सफ़र होंगे और आपको कम मार्क्स मिलेंगे। सो we will now talk about few points which you will keep in mind in order to attempt the paper. गेन करना है अगर आपको अच्छे मार्क्स, तो आपको किन बातों का पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रखना है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारा बेसिक जो मोटिव है वो है एक अच्छा इंप्रेशन डालना हमारे कॉपी चेकर यानी कि जो एग्जामिनर है उस पर। तो कैसे हम एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं उसके ऊपर, कैसे हमारी कॉपी बहुत अच्छी लगे और हमें अच्छे मार्क्स मिले। तो पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है दैट इज राइटिंग एंड नीटनेस। जो पहला इंप्रेशन आपका आपके एग्जामिनर पे पड़ता है, जो कॉपी चेक कर रहा है उस टीचर पे पड़ता है, वो होता है कि आपकी कॉपी कैसी दिखाई दे रही है, राइट, नीट है कि नहीं, साफ सुथरा काम हुआ है कि नहीं, राइटिंग कैसी लिखी है। अब आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं तो राइटिंग इंप्रूव करना तो अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम कोशिश करें कि थोड़े वर्ड्स को दूर दूर लिखें। अगर हमारी राइटिंग बहुत छोटी है तो हम कोशिश करें थोड़ा बड़ा लिखें। बहुत ज़्यादा इंप्रूव तो हम राइटिंग को अब नहीं कर पाएंगे, पर हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो वर्क है वो कैसा हो, नीटली किया गया हो। आ रही है बात समझ में? दूसरी बात जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है वो है टू द पॉइंट, पॉइंट वाइज आंसर। टू द पॉइंट आंसर,
जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो बात आपको डेफिनेटली अपने आंसर में इंक्लूड करनी है। यही आपके काम आएगा कि आपके आंसर्स उनको जो आंसर की प्रोवाइड की गई है, आंसर बुकलेट मिली है, उससे मैच करने चाहिए। कोर ऑफ द आंसर शुड ऑलवेज बी इंक्लूडेड। कोर ऑफ द आंसर आपके इसमें आंसर की में आपके आंसर्स में होना चाहिए। कभी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे बायोलॉजी या साइंस या सोशल स्टडीज, जब भी आप थ्योरी आंसर्स लिखते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कभी भी आंसर एक पैराग्राफ में मेंशन ना करें और आंसर्स कैसे लिखें, पॉइंट वाइज लिखें। पहला पॉइंट बुलेट लगा दीजिए या 1 2 3 4 लिख लीजिए। तो दो बातें कौन सी हो गई? पहली पॉइंट हो गया नीटनेस इन राइटिंग, दूसरा क्या हो गया? पॉइंट वाइज टू द पॉइंट आंसर्स आपको लिखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स या हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जब हम पेपर करते हैं, जब हम बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं, तब हमें पता है कि हमें दो ही कलर के पेन अलाउड हैं, या तो ब्लैक पेन यूज करेंगे या ब्लू पेन यूज करेंगे। तो और कोई कलर तो आप यूज कर नहीं सकते। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस पेन से लिख रहे हैं आप उसी पेन से अंडरलाइन करते चलें, क्योंकि पता नहीं बाद में आपके पास टाइम बचे या ना बचे, या आपको याद रहे या ना रहे कि कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लिखते चले बहुत क्लियरली अंडरलाइन करते चले इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। जैसे कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन वापस से डिस्कस करते हैं। अगर उसने क्वेश्चन पूछा है विच स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन, तो आपने आंसर दिया है पूरा क्वेश्चन में से कॉपी करके, विलाई आर द स्ट्रक्चर्स विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। सो आई एम नॉट केयरिंग अबाउट वॉट यू हैव रिटन इन दैट। आपको अब आपने बाद में क्या मेंशन किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है विलाई, तो आप विलाई को अंडरलाइन कर दीजिए। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है दैट इज द वर्ड लिमिट। आपको वर्ड लिमिट को ना एक्सीड करना है, ना आपको वर्ड लिमिट से कम में आंसर करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप वर्ड लिमिट को फॉलो करें। ठीक है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 लाइंस में आंसर करना है, 2 लाइन से ज़्यादा आंसर करना आप अवॉइड करें अनलेस क्वेश्चन में ही ज़्यादा पूछा गया हो। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 7 to 8 लाइंस मिनिमम मेंशन करें, है ना। तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, बट वर्ड लिमिट का ध्यान रखने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आप टू द पॉइंट आंसर लिखें और अंडरलाइन करें इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इंक्लूड करनी भी पड़ रही हैं इन ऑर्डर टू कंटिन्यू विद द वर्ड लिमिट के साथ में अपना आंसर मैच करने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें ऐड करनी भी पड़ रही हैं, तो भी आप ये ध्यान में रखें कि आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ज़रूर अंडरलाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज that if there is any diagram based question and you are going to draw any diagram, तो आप वो डायग्राम डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से बनाएंगे। आप लेबलिंग करेंगे, जो पूछी गई है वही लेबलिंग करेंगे। ठीक है, और बहुत सुंदर तरीके से अच्छे से उसके नीचे, उस डायग्राम के नीचे उसका नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, फिगर वॉट एवर द नेम, सपोज फिगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऊपर नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? उस डायग्राम के नीचे। सो पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, कोशिश करेंगे कि लेबलिंग एक तरफ हो और किससे की गई हो? पेंसिल से ही की गई हो, और पेंसिल से ही उसका नाम नीचे मेंशन्ड हो। ठीक है, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। और आप जो है थोड़ा बहुत आपको लगता है ना कि मेरे 1-2 मार्क्स कट जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है, ये मार्क्स भी आप गेन कर लेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, सो ऑन दिस नोट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई होप यू डू वेरी वेल। आप बहुत अच्छा करें, अभी भी टाइम है, आप प्रिपेयर करें अच्छे से, और इन बातों का जो मैंने बताया है आपको प्लीज़ 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 ध्यान में रखें। दिस विल डेफिनेटली क्रिएट अ वेरी वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ओके, थैंक यू।